नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय वित्त स्टोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट क्या होती है, उसके दो पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम डिपॉजिटरी सिस्टम और रिलेटेड सर्विसेज की बात करेंगे और कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है भाई? देखिए, जब भी हमारा शेयर इशू किया जाता है तो उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, उसी को ही फ्रेंड डिपॉजिटरी सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म करने के लिए सितंबर 1995 में डिपॉजिटरीज ऑर्डिनेंस लाया, ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जा सके, जो भी शेयर वगैरह है उसकी ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके बुक एंट्री फॉर्म में। बाद में 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 आता है, ये अगस्त 1996 में, ताकि अगेन वही रेगुलेशन ऑफ डिपॉजिटरीज किया सके इन सिक्योरिटीज एंड मैटर, उससे रिलेटेड जो भी मैटर है उनको हैंडल किया जा सके। फिर आता है डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन एम एट प्रोवाइडिंग फॉर डिपॉजिटरीज का जो लेजिस्लेशन या रूल रेगुलेशन कानून लाया गया, उसका उद्देश्य क्या था? एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करना, ताकि डिपॉजिटरीज को स्टेब्लिश किया जा सके, स्टेब्लिश करने के डिपॉजिटरीज बन सके, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाना, ताकि जो ओनरशिप रिकॉर्ड को मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड, यानी कि शेयर का मालिक कौन है इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, और अगर मान लीजिए ओनरशिप में चेंजेस होते हैं तो उसको भी रिफ्लेक्ट किया जा सके बुक एंट्री के माध्यम से। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज किया गया इन द डिपॉजिटरी में, एज वेल एज गिविंग ऑप्शन टू एन इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन होल्डिंग सिक्योरिटीज एज एट प्रेजेंट आर होल्ड सिक्योरिटीज इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म इन द डिपॉजिटरी। मतलब सिक्योरिटीज का डीमेटेरियलाइजेशन किया गया, सिंपल सी बात है, यानी कि अब इनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, ना कि फिजिकल फॉर्म में रहने दिया गया। और साथ ही साथ उस समय ऑप्शन भी दिया गया इन्वेस्टर को कि वो चूज करे, वो चाहे तो सिक्योरिटीज को प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि A4 पेपर या कागज के रूप में रखना चाहता है तो ऐसा रख सकता है, या चाहे तो डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में अपनी डिपॉजिटरी में स्टोर कर सकता है। जब ये एक्ट आया था, ये उस समय की बात हम कर रहे हैं। अभी मौके पर डिमेटेरियलाइज ही हो चुका है सब कुछ, कोई भी चीज फिजिकल नहीं रह गई है। मेकिंग द सिक्योरिटीज फंजिबल, फंजिबल मतलब विनिमय योग्य, ट्रेडेबल बनाना, ट्रेड करने की योग्यता, यानी कि सिक्योरिटीज को ट्रेडेबल बनाया गया। मेकिंग द शेयर्स, डिवेंचर्स एंड एनी इंटरेस्ट देयर ऑन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसने ये भी किया किसी भी कंपनी के शेयर हैं, डिवेंचर हैं, या कोई और चीज है, उसका बॉन्ड वगैरह है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तो उसे फ्रीली ट्रांसफर किया सके, आसानी से एक दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया सके, कोई मनाही ना रहे। एग्जीमिटिंग ऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर विद इन अ डिपॉजिटरी फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी। साथ ही साथ में अगर किसी एक डिपॉजिटरी में जितने भी शेयर हैं उनको अगर ट्रांसफर किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी से वो एग्जिम्प्टेड रहता है। ये भी व्यवस्था इन्होंने करी, एग्जिम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बात की भाई डिपॉजिटरी सिस्टम और रिलेटेड सर्विसेज में, तो डिपॉजिटरी ऑर्डिनेंस 1995 में आता है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में आता है, और डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन का उद्देश्य होता है कि हम एक डिपॉजिटरीज के एस्टेब्लिशमेंट का लीगल फ्रेमवर्क दें, जहां पर सिक्योरिटीज की ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन किया सके, और ओनरशिप में यदि चेंजेस हो तो उसको भी मेंटेन किया सके बुक एंट्री के तौर पर। सिक्योरिटीज का डीमेटेरियलाइजेशन किया गया डिपॉजिटरीज मोड में, और जो होल्डर थे, इन्वेस्टर थे, उनको ऑप्शन भी दिया गया कि तुम जैसी सिक्योरिटीज हैं कागज के रूप में वैसे ही रखना चाहते हो, या फिर इसे जो है डिमेटेरियलाइज करना चाहते हो। सिक्योरिटीज को फंजिबल किया गया, सिक्योरिटीज को ट्रेडेबल बनाया इन्होंने। साथ ही साथ में किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर, डिवेंचर और किसी अदर चीजों को फ्रीली ट्रांसफरेबल बनाने का भी प्रयास किया गया यहाँ पर। साथ ही साथ में स्टैम्प ड्यूटी से आज़ादी दी गई। डिपॉजिटरी के अंदर में अगर शेयर एक नाम से दूसरे नाम में ट्रांसफर होते हैं तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है द फीचर्स ऑफ द सिस्टम एंड द ब्रीफ ऑपरेशनल एस्पेक्ट कंसर्निंग द सिस्टम आर एज अंडर, यानी कि जो हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम है उसकी क्या फीचर्स हैं और कैसे इसमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, उन सब के बारे में बात करनी है। द डिपॉजिटरी सिस्टम विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इशूअर, रिड्यूस द स्कोप ऑफ थेफ्ट, फॉर्जरी, डैमेज टू द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एंड प्रोवाइड एंटाइटलमेंट टू द ट्रांसफरी ऑल the rights associated with the securities immediately upon settlement of the purchase transaction। तो बोले कि भाई अगर डिपॉजिटरी सर्विसेज आ जाएंगी
कि अगर डिपॉजिटरी सर्विसेज आ जाएंगी, तो उसकी वजह से कोई भी अगर इश्यूअर है, कोई भी कंपनी है, वो अगर अपना शेयर इश्यू करना चाहती है या शेयर को ट्रांसफर करना चाहती है, तो उसका कॉस्ट घट जाएगा, चोरी नहीं हो पाएगी, फॉर्जरी यानी कि नकली नकली जो है शेयर नहीं बन पाएंगे, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का डैमेज होना कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब डिजिटल फॉर्म में है सब कुछ। साथ ही साथ में प्रोवाइड द इंटाइटलमेंट टू ट्रांसफरी ऑल द राइट्स, मतलब कहने का कि यदि जो है कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदता है, तो जो खरीदेगा उसको ट्रांसफरी कहेंगे, जो बेचेगा उसे ट्रांसफरर कहते हैं। तो जो भी शेयर खरीदेगा उसको सारे अधिकार तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे, यानी इधर शेयर खरीदा आपने रिलायंस के 100 के सारे अधिकार आपके पास आ गए, बशर्ते कि सेटलमेंट ऑफ परचेज ट्रांसफर हो चुका है, यानी पैसे जा चुके हैं और शेयर आ चुके हों। तो ये फायदा हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप शेयर खरीदते तो जैसे चेक में पेमेंट होने में 2 दिन 1 दिन लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास शेयर आने में 1-2 दिन का समय लगता है। The investor will be able to trade the securities immediately on allotment without waiting for receipt of the security certificate। वही बोलते हैं कि इन्वेस्टर चाहे तो तुरंत ही अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकता है, अलॉटमेंट के तुरंत बाद से ही ट्रेड कर सकता है, उसको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रिसीव करने की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका एक फायदा हुआ। द रेगुलेशन इन फोर्स, एज पर द रेगुलेशन इन फोर्स, द डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब अगर कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है, यानी कि कोई कंपनी बोलती है कि मुझे डिपॉजिटरी सर्विसेज देनी है, तो उसमें ये खासियत होनी चाहिए, क्राइटेरिया में ये चीजें पूरी मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे पहला, नीड टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956 2013, यानी कि उसे कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के तहत। नीड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी एज डिपॉजिटरी अंडर द सेबी एक्ट 1992, यानी कि उसे सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए डिपॉजिटरी के तौर पर, सेबी एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है तो उसकी पहली जरूरत है वो एक कंपनी होनी चाहिए, दूसरा उसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हैव फ्रेम्ड बाय लॉज विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी। बाय लॉज मतलब ऐसे कानून जो उस कंपनी के अंतर्गत लागू होते हैं, तो सेबी के अप्रूवल से अपनी कंपनी के अंदर उसने बायलॉज बना करके रखे हुए हों। बायलॉज किसी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे मेरा मान लीजिए अशोक बैंक इंस्टीट्यूट है, तो इसमें मैंने जो रूल्स रेगुलेशन बना लिए उन्हें बायलॉज बोला जाएगा, वो मेरी कंपनी में ही अंदर में लागू होते हैं। हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी, उसको सेबी से बिजनेस कमेंसमेंट का एक सर्टिफिकेट भी इशू करवाना होता है। हैव वन आर मोर पार्टिसिपेंट टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑन देयर बिहाफ, यानी कि एक या एक से अधिक पार्टिसिपेंट उनके पास होने चाहिए जो उसके बिहाफ पर डिपॉजिटरी सर्विसेज को दे सकें। ठीक है, यानी कि अगर आप नहीं कैपेबल हैं या आप कैपेबल हैं फिर भी आपके पास 1-2 पार्टिसिपेंट होने चाहिए जो डिपॉजिटरी सर्विसेज आपके बिहाफ पर प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ हैव एडिक्वेट सिस्टम एंड सेफगार्ड टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेबी। साथ ही साथ में पर्याप्त सिस्टम आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, सेफ्टी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड का मैनिपुलेशन हो जाए। ठीक है, झुनझुन वाला या जो भी बड़े विजय केडिया वगैरह जैसे जो शेयर मार्केट के ट्रेडर हैं, ऐसा ना हो कि उनके शेयर किसी दूसरे के नाम पर चले जाएं, तो ये चीज भी उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, द डिपॉजिटरी इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो भाई अगर हम कहना चाहें तो डिपॉजिटरी वो जगह है जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, शेयर बॉन्ड वगैरह जो भी होता है वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मौजूद रहता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेडिंग इन डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। मतलब डिपॉजिटरी सर्विसेज की जिम्मेदारी होगी कि वो ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करे और साथ ही साथ में ट्रेडिंग जो है अवेलेबल करवाए, ट्रेडिंग भी अवेलेबल करवाए, खरीद बेच अवेलेबल करवाए। डिपॉजिटरी शैल नॉट रेंडर सर्विसेज डायरेक्टली बट थ्रू एन एजेंट हु इज रजिस्टर्ड एज पार्टिसिपेंट विथ। तो ठीक है, तो डिपॉजिटरी खुद जो है सर्विसेज नहीं देगी, ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिटरी खुद सर्विसेज नहीं देगी, बल्कि उसको डायरेक्टली सर्विस देने से मना किया गया। नहीं, आप सर्विसेज नहीं देंगे, जनता को सर्विसेज एजेंट के थ्रू मिलेगी, और एजेंट जो है सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए पार्टिसिपेंट। सेबी के पास में एजेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए पार्टिसिपेंट। अब आपको यहां बात समझ में आ रही होगी, जो यहां कहा था हैव वन आर मोर पार्टिसिपेंट टू रेंडर सर्विसेज ऑन देयर बिहाफ। तो जो हमारी डिपॉजिटरी है उसके पास पार्टिसिपेंट यानी कि एजेंट होने चाहिए।
एजेंट होने चाहिए डिपॉजिटरी के पास में, जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज उसके बिहाफ पर दे सकें। इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा था 1 और मोर पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। ठीक है, वही बताया इन्होंने कि डिपॉजिटरी खुद सर्विसेज डायरेक्टली नहीं देगी, बल्कि ये एजेंट के थ्रू देगी जो कि रजिस्टर्ड हो एज ए पार्टिसिपेंट सेबी के साथ में। द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट इन दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है। तो डिपॉजिटरी प्रिंसिपल होगा और पार्टिसिपेंट एजेंट कहलाएगा। पार्टिसिपेंट जब भी कहा जाए इसका मतलब यही एजेंट से ही है, एजेंट कहा ही जा रहा है। ओके, तो डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट दो चीजें यहां निकल करके आती हैं। डिपॉजिटरी सेल हाउएवर इंडेमनीफाई द इन्वेस्टर फॉर एनी लॉस काज टू हिम और हर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट। अब ये बोलते हैं कि भाई यहाँ दो लोग इन्वॉल्व हो गए, कौन? एक डिपॉजिटरी हो गई और एक एजेंट या पार्टिसिपेंट हो गया। अब मान लो कि पार्टिसिपेंट की गलती से कोई नुकसान कस्टमर को हो जाता है तो भरपाई कौन करेगा? तो भाई भरपाई हमेशा डिपॉजिटरी को ही करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट या एजेंट जिम्मेदार नहीं होगा। एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नहीं, भरपाई हमेशा डिपॉजिटरी करना पड़ेगा, चाहे कस्टमर की गलती हो, चाहे पार्टिसिपेंट की गलती हो, चाहे डिपॉजिटरी की गलती हो। वही बोल रहे हैं कि द डिपॉजिटरी सेल हाउएवर इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब वही आपका जो एलआईसी वगैरह होता है ना, इंडेमनिफिकेशन का काम होता है। तो इंडेमनीफाई करे इन्वेस्टर को अगर किसी तरीके का लॉस होता है उसको ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट, चाहे डिपॉजिटरी की गलती से हो चाहे पार्टिसिपेंट की गलती से हो, जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगी। द डिपॉजिटरी इंटर्न सेल रेज कंसिक्वेंशियल क्लेम ऑन कंसर्न पार्टिसिपेंट। अब भाई पार्टिसिपेंट की गलती से अगर नुकसान हुआ है किसी कस्टमर को तो भरपाई किसने कर दी? डिपॉजिटरी से, डिपॉजिटरी ने। लेकिन डिपॉजिटरी उस पार्टिसिपेंट से वसूल लेगी अपना पैसा। वही बोल रहे हैं कि डिपॉजिटरी इन टर्न शैल रेज कंसर्न कॉन्सिक्वेंशियल क्लेम, यानी कि वो आगे क्लेम करेगी किससे? जिस भी पार्टिसिपेंट की गलती से ये प्रॉब्लम हुई है उससे पैसा वसूल लिया जाएगा। लेकिन जनता को खुशी कौन देगा? जनता को सुविधाएं कौन देगा? डिपॉजिटरी ही देगी। सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट डील विद द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफरिंग डिपॉजिटरी रिलेटेड सर्विसेज बाय अ टीपी। टीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है। ठीक है, और तो ये बोलते हैं कि भाई सेक्शन 12 सेबी एक्ट का सेक्शन 12 बताता है कि अगर कोई भी डिपॉजिटरी रिलेटेड सर्विसेज जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, और कौन सा सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए होता है, ये सारी बातें सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट में बताया गया है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब एजेंट होता है। कौन होता है? एजेंट। देयर आर टू डिपॉजिटरीज व्हिच आर फंक्शनल इन इंडिया। हमारे देश में मौके पर दो डिपॉजिटरी एक्टिव हैं, इन्हीं में से किसी एक में आपका अकाउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे एनएसडीएल में हो चाहे सीडीएसएल में हो। एनएसडीएल का मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीएसडीएल का मतलब हो गया सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, ये बात हो गई। एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दो हमारी डिपॉजिटरीज हैं मौके पर। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द एनएसडीएल 1996 में स्टेब्लिश की गई थी, हैज बीन प्रमोटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड एनएससी। यानी अगर हम कहें एनएसडीएल स्टेब्लिश करने में कौन कौन था, तो आईडीबीआई, यूटीआई और एनएससी तीन थे। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पहला म्यूचुअल फंड है इंडिया का, और आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में सीएसडीएल, सीडीएसएल, सीडीएसएल मतलब सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये स्टेब्लिश हुई थी 1999 में, 1999 में। एनएसडीएल 1996 में, उसके 3 साल बाद सीडीएसएल बना है, और ये प्रमोटेड बाई है बीएससी जॉइंटली विथ लीडिंग बैंक्स। तो यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एनएसडीएल बनाया और सीडीएसएल बनाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और लीडिंग बैंक्स ने। देयर इज ए डिफरेंस, अब ये बोलते हैं कि कुछ डिफरेंस भी है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सीडीएसएल एंड एनएसडीएल डीमेटलाइज्ड अकाउंट नंबर। इन्होंने बोला कि भाई सीडीएसएल और एनएसडीएल के जो अकाउंट नंबर हैं डिजिटल फॉर्म वाले अकाउंट नंबर, उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डीमेटलाइज्ड अकाउंट जो सीडीएसएल का होता है फ्रेंड्स, उसमें 16 न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, यानी कि सीडीएसएल में 16 डिजिट होती हैं सीधे सीधे न्यूमेरिक, 1 2 3 0 से लेकर 9 तक की नंबर्स होती हैं 16 डिजिट का।
जबकि एनएसडीएल का जो अकाउंट नंबर होगा उसमें पहली 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, यानी सबसे पहले आईएन होता है और फिर 14 डिजिट्स होते हैं। ये हो गया। तो 2 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स आईएन होता है, फिर 14 न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं। यानी कि अगर एनएसडीएल का अकाउंट नंबर है तो शुरू में आईएन लगा होगा, फिर 14 डिजिट लगी हुई होंगी, ठीक है। जबकि सीडीएसएल का अगर अकाउंट है आपका तो उसमें 16 डिजिट न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगी, बस ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर बात खत्म होगी। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है। भाई देखो, हमने चीजें समझी। यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, इसके लिए क्या एक्ट आया हुआ है और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज किया जाए, लीगल बेसिस बनाई जाए ताकि डिपॉजिटरी को एस्टेब्लिश किया जा सके, ओनरशिप को रिकॉर्ड किया सके, स्टैम्प ड्यूटी को भी बचाने की मदद हुई। यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी लाई गई, सिक्योरिटीज को ट्रेडेबल यानी फंजिबल बनाया गया। फिर उन्होंने बोला कि कुछ फीचर्स और इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो डिपॉजिटरी सिस्टम आने से अगर आपको शेयर इशू करना है तो वो सस्ता हो गया, क्योंकि अब आपको कागज वगैरह प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको चोरी नहीं किया जा सकता है, इसमें मतलब फॉर्जरी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के बारिश में बह जाने का कोई डर नहीं है अभी, ठीक है। साथ ही साथ में अगर किसी ने शेयर खरीदा है तो उसको सारे अधिकार तुरंत मिल जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर अगर चाहे अभी आपने रिलायंस के 1000 शेयर खरीदे तुरंत बेच दीजिए, कोई रोक टोक नहीं, आपको इंतजार किसी चीज करना कि हमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिले तब बेचना, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के तहत उन्होंने बताया कि अगर कोई डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है हमारे देश में तो उसको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, जैसे उसे कंपनी होना चाहिए, कंपनी के तौर पर, यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप हूं तो मैं डिपॉजिटरी सर्विसेज नहीं दे सकता, ठीक है। तो कंपनी होना चाहिए, कंपनी एक्ट 2013 के तहत उसे सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आरबीआई के साथ नहीं करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया में देना चाहते हो तो कहाँ रजिस्टर करेंगे, सेबी के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास में या आईडीएफसी के पास में, लाइक दैट, ओके। तो सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका अपना बाईलॉज बना हुआ होना चाहिए सेबी के अप्रूवल से। उसके बाद में उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट सेबी से लेना होगा कि हाँ हमने बिजनेस शुरू कर दिया है, और उसके पास एजेंट होने चाहिए, पार्टिसिपेंट या एजेंट होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ क्राइटेरिया की एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के बारे में, करेक्ट। इस समय हम बात किसकी कर रहे हैं, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल वगैरह हैं उनके लिए कंडीशन है। पहली बात, एनएसडीएल को कंपनी होना चाहिए, दूसरा एनएसडीएल को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तीसरा उसके एनएसडीएल सीडीएसएल के बाईलॉज बने होने चाहिए, चौथा एनएसडीएल को एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि हमने बिजनेस कमेंस कर दिया। किससे लेंगे, वो सेबी से लेंगे। और एनएसडीएल सीडीएसएल के पास में एक या एक से अधिक पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज इसके बिहाफ पर दे सकें, यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल को डायरेक्टली सर्विसेज देने का अलाउ नहीं है, उन्हें एजेंट चाहिए होते हैं जिन्हें पार्टिसिपेंट कहा गया है। साथ ही पर्याप्त सिस्टम मौजूद होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे वो एसएससी का एग्जाम की जिम्मेदारी ले ली और पता चला कि स्कूल ही नहीं मिल रहे हैं, आपको एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त सिस्टम हो आपके पास में। साथ ही साथ में आपके पास में सिक्योरिटी के भी फीचर अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड चोरी हो जाए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। फिर उन्होंने बताया भाई कि जो है डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी एक ऐसी जगह है जहां पर आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड्स वगैरह डीमेटलाइज यानी डिजिटल फॉर्म में रखे हुए होते हैं, ओके। उसके बाद में डिपॉजिटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करें और ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करें डिमेटलाइज फॉर्म में, ठीक है। डिपॉजिटरी डायरेक्टली सर्विसेज नहीं दे सकती है, बल्कि वो एजेंट के थ्रू सर्विसेज देगी, और एजेंट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेंट के तौर पर सेबी के पास में, ठीक है। सेबी के पास में अगर आप पार्टिसिपेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं तभी आप एजेंट का काम कर सकते हैं। डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट के बीच में रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट की होती है। डिपॉजिटरी मुख्य है और एजेंट के तौर पर पार्टिसिपेंट या एजेंट काम कर रहा होता है। डिपॉजिटरी, अगर किसी इन्वेस्टर को कोई नुकसान होता है डिपॉजिटरी की गलती से या पार्टिसिपेंट की गलती से, तो डिपॉजिटरी की जिम्मेदारी हुई कि उस कस्टमर को, उस इन्वेस्टर को उसके लॉस को मतलब जो है कंपनसेट करे। बाद में अगर डिपॉजिटरी चाहे तो जिस पार्टिसिपेंट ने गलती करी है उससे पैसा वसूल ले, इसका अधिकार उसको होता है। इसी के तहत इन्होंने बताया कि सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 12 बताता है कि किसी को अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी बनना है तो उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हमारे देश में मौके पर दो ही डिपॉजिटरी फंक्शनल हैं, एक एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा सीएसडीएल है, सीडीएसएल है, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है। फिर उन्होंने बोला भाई कि जो है ये जो हमारा एनएसडीएल है 1996 में बना था,
इसको बनाने में आईडीबीआई, यूटीआई और एनएससी का हाथ था। आईडीबीआई इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सीडीएसएल को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में, 1999 में, और इसको जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ में लीडिंग बैंकों द्वारा, यानी कई सारे बैंकों ने मिलकर के इसको बनाया है। इन्होंने ये भी बताया कि भाई सीडीएसएल और एनएसडीएल के अकाउंट नंबर में, डीमेटलाइज्ड अकाउंट नंबर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि सीडीएसएल में 16 न्यूमेरिक डिजिट होती हैं, सीडीएसएल में 16 न्यूमेरिक डिजिट होती हैं, पूरी की पूरी न्यूमेरिक डिजिट होती हैं, जबकि एनएसडीएल के अकाउंट में पहली 2 डिजिट आईएन रहती है, अल्फा हो गई, है ना, और उसके बाद में 14 न्यूमेरिक डिजिट रहती हैं। ठीक है, ये हो गया सीडीएसएल और एनएसडीएल का अकाउंट नंबर में डिफरेंस। एक बार फिर से लिख देता हूं, अगर एनएसडीएल का मामला है तो उसमें पहले 2 अल्फाबेट आईएन रहेंगे और उसके बाद में 14 डिजिट्स होंगे, और अगर सीडीएसएल की मैं यही बात कर लूं तो इसमें 16 डिजिट की डिजिट ही पूरी रहती। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक हम लेंगे यहाँ पर। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंस्ट्रूमेंट डील्ड विद इन द सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट जहाँ पर पहली बार ऑफर आता है, सेकेंडरी मार्केट जहाँ दूसरी बार चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन सी चीजें खरीदी बेची जाती है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम खरीदते बेचते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट डील्ड विद इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी आती है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अभी पहले इक्विटी आती है, फिर उसके बाद में सिक्योरिटी रिसिट आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, डिवेंचर्स आते हैं, और उसके बाद में बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी मार्केट में, सबके बारे में डिस्कस करना है जितने। तो पहला आता है भाई, जो हम शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में सबसे पहले इक्विटी से डील करते हैं। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक कंपनी है, में मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए मुझे दिए और मैंने आपको 1% की हिस्सेदारी दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ अब आप मेरी कंपनी के 1% के मालिक हो गए, ओनर हो गए। यही इक्विटी होती है। कितना इक्विटी आपके पास है? 1%। किसी के पास अगर 51% इक्विटी है तो वही उसका मालिक रहता है ना। सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी या ओनरशिप या इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इक्विटी इज द ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी ऑफ होल्डर्स ऑफ इट्स कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक। मतलब इक्विटी का मतलब कंपनी में ओनरशिप होता है, जो भी इसके कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक के होल्डर्स होते हैं उनके पास में ओनरशिप होती है इक्विटी के तहत। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब बोलते हैं कि भाई जो इक्विटी शेयर हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। इक्विटी शेयर्स, एन इक्विटी शेयर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एन ऑर्डिनरी शेयर। अगर हम बोलते हैं इक्विटी शेयर का मतलब ऑर्डिनरी शेयर, नॉर्मल सा शेयर है, कोई खासियत नहीं है, शेयर है, आपके पास ओनरशिप आ जाती है, बस बात खत्म। इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप in which a shareholder as a fractional owner undertakes the entrepreneurial risk associated with the business में। तो जो इक्विटी शेयर होता है इसमें आपके पास में फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है, यानी कि पार्शियल। फ्रैक्शनल मतलब आधी ओनरशिप है, 1/3 ओनरशिप है, 1/4, 1/10वां भाग है। फ्रैक्शनल ओनर पूरी की पूरी ओनरशिप आपके पास नहीं होती इक्विटी शेयर में। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है जिसमें शेयर होल्डर जो कि फ्रैक्शनल ओनर है वो एंटरप्रेन्योरल रिस्क को अपने कंधों पर लेता है, जो कि बिजनेस वेंचर से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर बिजनेस डूबेगा तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर का भी पैसा डूबेगा। द होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड हैव वोटिंग राइट्स। जो इक्विटी शेयर के होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं और उनके पास वोट करने का अधिकार होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर अगर आपके पास, मेरे पास मान लीजिए फेसबुक का इक्विटी शेयर है या शेयर है उसका मेरे पास में, तो मैं उसका मेंबर कहलाऊंगा फेसबुक का, और साथ ही साथ मेरे पास में फेसबुक में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें वोट करने का अधिकार होता है। कंपनी में इशू सच शेयर विद द डिफरेंशियल राइट फॉर वोटिंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा। मतलब ये बोलते हैं कि कंपनी अगर चाहे तो ये जो इक्विटी शेयर होते हैं उसमें डिफरेंशियल अधिकार भी दे सकता है। जैसे कोई शेयर इशू किया इसमें वोटिंग का अधिकार दे दिया, कोई शेयर इशू किया इसमें डिविडेंड का अधिकार दे दिया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का अधिकार, इस तरीके की अवेलेबल की जा सकती हैं। फिर आता है राइट्स इशू। राइट्स इशू या राइट्स शेयर क्या होता है? राइट्स इशू या राइट्स शेयर क्या होता है? दिस रेफर्स टू द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ रेशियो टू दोज शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। मतलब कहने का कि तुम्हारे पास पहले से अगर शेयर हैं
और तुमको नए शेयर इशू कर दिए गए, पुराने शेयर होल्डर को नए शेयर इशू कर दिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स उसे राइट्स इशू कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अ कंपनी अनाउंसेस 1:4 राइट्स इशू एट ₹80 पर शेयर, जबकि मार्केट में प्राइस 100 रुपए का चल रहा है। क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं। 1:4 का राइट्स इशू है, मतलब हर पुराने 4 शेयर के बदले में 1 शेयर आपको नया मिलेगा। हर पुराने 4 शेयर के बदले में आपको एक नया शेयर मिलेगा। 1:4 राइट्स इशू का ये मतलब है 80 रुपए पर मिलेगा। तो सोचिए किसी के पास में अगर 100 शेयर हैं कंपनी के, पहले से एक व्यक्ति ए है, उसके पास में 100 शेयर पहले से हैं, तो भाई रेशियो क्या है, हर 4 शेयर पे 1 शेयर आपको नया मिलेगा। तो इसका मतलब हर 100 शेयर पे आपको कितने 25 नए शेयर मिलेंगे। कितने 25 नए शेयर मिलेंगे। हर शेयर का प्राइस आपका क्या रुपए रहने वाला है, 80 रुपए, क्योंकि इन्होंने बोला ना 80 रुपए पर हम नए शेयर देने वाले हैं। तो 25 मेरे ख्याल से 2000 रुपए हो जाएगी वैल्यू, करेक्ट है। 2000 रुपए आप कंपनी को पे करेंगे और बदले में आपको 25 नए शेयर दे दिए जाते हैं। तो यही है फ्रेंड्स राइट्स इशू या राइट्स शेयर। अब आपके पास कितने शेयर हो गए सर, आपके पास टोटल 100 शेयर हो गए और 100 पहले से थे और 25 और हो गए, तो 125 शेयर के अब आप मालिक हो जाते हैं। ठीक है, पैसा कितना देना है, 2000 देना है, 125 शेयर अब आपके पास हो गए। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, आपको समझ में आई बात ना। तो यहाँ करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए का क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये हुआ कि अब भाई 125 शेयर है तुम्हारे पास, हर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 12,500 रुपए के, ये इसका मतलब हुआ। तो फायदा हुआ, क्यों फायदा हुआ भाई, 25 शेयर तुम 2000 के पाए हो, अगर 25 शेयर मार्केट प्राइस पर खरीदने जाते तो तुम्हें 2500 रुपए देना पड़ता, 500 रुपए का फायदा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि तुम पहले से ही शेयर होल्डर थे इस कंपनी के। बस यही इतना फंडा है सर राइट्स इशू का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और समझते हैं बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट। बोनस शेयर समझ लेंगे फिर तीनों को रिवाइज करेंगे। दीज शेयर्स आर इशूड बाय कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ accumulated रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न इन द अर्लियर ईयर आर आउट ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट। पता नहीं क्या कह रहा है, हम अभी समझेंगे नहीं, बाद में बताता हूँ। बस ये लाइन पकड़िए कि फ्री ऑफ कास्ट दिया, ठीक है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक एग्जांपल से समझेंगे तब चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये एग्जांपल है बोनस शेयर का, ये समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ कंपनी अनाउंसेस 1:1 बोनस शेयर। एक कंपनी कहती है कि हम 1:1 बोनस शेयर देंगे, इसका मतलब है दिस मीन्स यू गेट 1 फ्री शेयर फॉर एवरी 1 शेयर यू करंटली ओन। हर एक शेयर के बदले में तुम्हें एक फ्री शेयर मिलेगा, ठीक है। बिफोर द बोनस क्या स्थिति होगी, यू ओन 100 शेयर। मान लीजिए कि बोनस मिलने से पहले तुम्हारे पास 100 शेयर हैं जिनकी कीमत 1000 रुपए, एक शेयर की कीमत 1000 है, तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए। भाई एक शेयर 1000 रुपए का, और हमको कंपनी ने, हमारे पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो कुल मिलाकर के 1,00,000 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और शेयर कितने हैं मेरे पास में 100। अब क्या हुआ, बोनस मिल गया मुझे। आफ्टर द बोनस यू रिसीव 100 एडिशनल शेयर। अब आपके पास कितने शेयर हो गए भाई, 100 शेयर तो पहले ही थे, 100 नए रिसीव हो गए, तो सर आपके पास 200 शेयर हो गए, ठीक है। यू नाउ हैव 200 शेयर, अब आपका 200 शेयर हैं। हाउएवर द मार्केट प्राइस एडजस्ट प्रोपोर्शनेटली एंड ड्रॉप टू 500 पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी भी 1,00,000 होती, इसीलिए मैं एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। बात समझे, पहले आपके पास में 100 शेयर थे, हर एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए थी, तो आपने टोटल 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। बोनस शेयर की बात की, कंपनी ने कहा जितने शेयर तुम्हारे पास है उतने ही और ले लो मेरे से। अब आपके पास 100 शेयर थे, 200 हो गए, डबल हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई अब ये 500 रुपए, अभी आपका इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए अभी भी है, समझ गए। शेयर तुम्हारे पास में 200 हो गए, लेकिन जो है बोनस शेयर की वजह से आपके पास शेयर तो 200 हो गए, लेकिन वैल्यू 1,00,000 की 1,00,000 होती है। इसीलिए ये कंपनी आपको फ्री शेयर देती है। ध्यान दीजिएगा, कोई पैसे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, समझ गए होगे कि पैसे दे भी तो नहीं रही है आपको, एक तरीके से उसने उधर, इधर का उल्लू उधर कर दिया। फायदा हुआ क्या, हाँ फायदा होता है सर, बिल्कुल होता है। अब क्या होगा, नए शेयर 500 की कीमत पर हैं, इनकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके पास 200 शेयर रहेंगे, मालिकाना हक बढ़ेगा, लाइक दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ बात की भाई कि जो है फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट डील किए जाते हैं, उसमें इक्विटी आती है। इक्विटी का मतलब होता है किसी कंपनी में ओनरशिप का होना, किसी कंपनी में ओनरशिप का होना। इसमें पहला है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब कॉमनली
कॉमनली इसे ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। नॉर्मल सा जो शेयर होता है उसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। यहाँ पर जो भी होल्डर होता है, शेयर होल्डर या जिसके पास भी शेयर होता है, उसके पास फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है, पार्शियल ओनरशिप होती है उसके पास में, लेकिन उसे एंटरप्रेन्योरल रिस्क यानी एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क भी झेलना पड़ता है, जो बिजनेस के साथ आता ही आता है। यानी बिजनेस डूबेगा तो आपका पैसा भी डूबेगा, ठीक है। द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर के होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं और इन्हें वोट करने का अधिकार होता है। कंपनी चाहे तो अलग-अलग तरीकों के शेयर भी इश्यू कर सकती है, जैसे किसी में वोटिंग का अधिकार मिल जाए, किसी में पेमेंट ऑफ डिविडेंड का अधिकार वगैरह मिल जाए, ये चीजें होती हैं। फिर दूसरा हमने देखा राइट्स इश्यू या राइट्स शेयर किसे कहते हैं। राइट्स इश्यू का मतलब ये हुआ कि कंपनी के आप पहले से शेयर होल्डर हैं, इस वजह से कंपनी आपको नए शेयर ऑफर करती है थोड़े सस्ते रेट पर, बस ये हो गया राइट्स इश्यू। तो दिस रेफर टू इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पहले से आप शेयर होल्डर हैं तभी मिलेगा। मैंने कभी रिलायंस का कोई शेयर नहीं खरीदा है तो मुझे राइट्स इश्यू नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं ही नहीं, ठीक है। तो पहले से अगर आपके पास शेयर होल्डिंग है तो कंपनी आपको किस रेशियो में आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, जितने भी शेयर होल्ड कर रखे हैं उसके रेशियो में कुछ ना कुछ नए शेयर देती है, तो उसे ही राइट्स शेयर कहते हैं या राइट्स इशू कहते हैं। जैसे कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 1:4 राइट्स इशू देंगे 80 रुपए पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 शेयर पुराने के बदले में एक और नया शेयर आपको मिलेगा और ये नया शेयर आपको 80 रुपए मिलेगा, यानी पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट में खरीदने जाते यही शेयर तो आपको 100 रुपए का पड़ता, तो लोगों को भी इंटरेस्ट लगता है कि यार चलो 20 रुपए हमको फायदा हो गया। तो बस ये राइट्स इश्यू का पूरा फंडा होता है। अब ये जैसे मान लीजिए पहले आपके पास 100 शेयर थे, पहले आपके पास 100 शेयर थे, अब हर 4 शेयर पे एक नए शेयर मिलने हैं, तो हर 100 शेयर पे आपको 25 नए शेयर मिलने हैं। 25 शेयर 80 रुपए के हिसाब से, 25 शेयर 80 रुपए के हिसाब से आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे सर। ये फ्री नहीं होता है, सस्ता जरूर होता है पर ये फ्री नहीं होता है। 2000 रुपए आप कंपनी को देंगे, बदले में आपको 25 शेयर मिलेंगे। 100 पहले से थे आपके पास में, 25 और हो गए, आपको टोटल 125 शेयर मिल जाता है सर। ये राइट्स इश्यू का पूरा फंडा हो गया। फिर हमने देखा बोनस शेयर। बोनस शेयर अब आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। दीज शेयर आर इशूड बाय कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कास्ट। ये शेयर कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। कैसे देते हैं? बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न इन द अर्लियर ईयर आर आउट ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट। या तो शेयर प्रीमियम अकाउंट से पैसा मैनेज करके या जो पहले प्रॉफिट अर्न किया है उसको मैनेज करके ये शेयर इशू किए जाते हैं। एक उदाहरण देखा इन्होंने, मान लीजिए कंपनी 1:1 का शेयर बोनस शेयर इशू करती है। इसका मतलब हुआ कि हर एक शेयर जो पहले से आपके पास है उसके बदले में आपको एक फ्री शेयर मिलने वाला है। मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर हैं और 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको टोटल 1 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि 100 शेयर आपके पास है तो 100 आपको नए और मिलते हैं, तो अब आपका 200 शेयर हो जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू एडजस्ट हो जाती है, आधी हो जाती है और टोटल आपको 1000 रुपए ही मिलता है। तो टोटल आपको 1 लाख रुपए की ही वैल्यू मिलती है। बस ये हो गई बोनस शेयर। प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर, दीज शेयर्स डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स। तो भाई इसमें आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता। ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर या प्रेफर्ड स्टॉक में आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन बदले में कुछ और फायदे मिलते हैं। वोटिंग का अधिकार तो नहीं है। ओनर ऑफ दीज शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड आर अ डिविडेंड कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट टू बी पेड रेगुलरली बिफोर एनी डिविडेंड कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड दिया जाए उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलेगा या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। या तो आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा कि हर साल आपको 200 रुपए का 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, या तो फिक्स रेट हो जाता है कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 6% या जो भी हो, इस तरीके से आपको डिविडेंड मिलता है। और ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। पहले आपको मिलेगा, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तब जाकर के अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। These shareholders also enjoy priority over the equity shareholders in payment of surplus during the process of liquidation of the company। एक और फायदा होता है, एक और अधिकार मिलता है। वोटिंग का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन आपको ये हुआ कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपको डिविडेंड दिया गया। दूसरा ये भी कि अगर मान लो कंपनी दिवालिया होती है और सामान बेच करके पैसे चुकाए जाते हैं, तो पहली प्रायोरिटी मतलब आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर आपको प्रायोरिटी मिलती है, उनसे ऊपर आपको प्रायोरिटी मिलती है।
सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का पैसा चुकाने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे चुका दिए जाते हैं भाई, कि पहले इनका पैसा दो, अगर बचेगा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, अब इन्होंने आगे भी बताया कि मान लो कोई कंपनी दिवालिया हो गई, बिक रही है, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन देयर क्लेम रैंक बिलो द क्लेम्स ऑफ कंपनीज क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बट अबव द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो रही है तो पहले पैसा किसका चुकाया जाएगा? जिनका उधार लिया गया है। किसका चुकाया जाएगा? पहले क्रेडिटर का पैसा चुकाया जाएगा, जिनसे उधार ले रखा है कंपनी ने। फिर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, उनके पैसे चुकाए जाएंगे। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाए जाएंगे, और इसके बाद में तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाए जाते हैं। यानी कि भाई इनके तो क्रेडिट जो उधार देने वाले हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स, उनसे तो आपका क्लेम नीचे है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स से आपका क्लेम ऊपर रहता है कि पहले, ठीक है, इसी क्रम में पैसे मिलेंगे। सोचिए कि अगर 100 रुपए आते हैं तो पहले उधार देने वाले मान लीजिए 30 रुपए हैं, तो पहले उधार के 30 रुपए चुकाए जाएंगे। फिर बॉन्ड होल्डर के मान लीजिए 20 रुपए हैं, तो उसके बॉन्ड होल्डर के 20 रुपए दिए जाएंगे। और मान लेते हैं कि प्रेफरेंस होल्डर के 50 रुपए हैं, तो ये 50 रुपए प्रेफरेंस होल्डर के चुका दिए जाएंगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इट इज पॉसिबल। ओके, ये होता है इसका क्रम का मतलब। ओके, तो ये बात हो गई सर हमारी। आगे, अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद द टेनर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर। मतलब अगर कोई कंपनी चाहती है कि हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, तो इशू कर सकते हैं। रिडीमेबल होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर, और 20 साल से अधिक मेच्योरिटी पीरियड के नहीं होने चाहिए। रिडीमेबल मतलब ऐसा शेयर जिसको रिडीम किया सके, जिसको बेचा जा सके। 20 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उस केस में अलग बात है, नहीं तो 20 साल से अधिक की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू किए जाते हैं। फिर आता है सर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब कुमुलेट होना, इकट्ठा होना, ऐसा शेयर जिसमें डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन व्हिच डिविडेंड एक्युमुलेट इफ इट रिमेन अनपेड। मतलब कहने का ये इस तरीके का शेयर है, इसमें डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है अगर अनपेड है तो। सोचिए कोई कंपनी है जिसको मान लीजिए पहले साल में 20 रुपए डिविडेंड देना था, नहीं दिया। दूसरे साल में फिर 20 देना था, नहीं दिया। तीसरे साल में 20 रुपए देने थे, फिर नहीं दिया। चौथे साल में 20 रुपए फिर देने थे, नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के अभी 20, फिर ये 40 रुपए, 60 रुपीज, 80 रुपीज, ये 80 रुपए हो गए। तो 5वें साल कंपनी जब मान लीजिए डिविडेंड देगी, तो 20 रुपए ये और प्लस 80 रुपए पहले के 100 रुपए डिविडेंड के उसको देने पड़ेंगे। यही होता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस से। क्या होता है? कुमुलेटिव प्रेफरेंस, ठीक है। तो यानी अगर अनपेड रहता है आपका डिविडेंड, तो वो एक्युमुलेट, इकट्ठा होता रहता है जब तक की बात बनना जाए। ऑल एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हैव टू बी पेड आउट बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब ये बोलते हैं कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड को आपको पहले पे करना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा उधारी खत्म करो, तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। फिर आता है कुमुलेटिव। देखो कुमुलेटिव, हमने कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो डिस्कस कर ही लिया। ऐसा शेयर जिसमें डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, एक्युमुलेट हो जाता है। कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, अभी एक शब्द और जोड़ दिया, तो कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल इक्विटी शेयर में। यानी कि ऐसा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो बाद में इक्विटी मतलब जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, उसे कन्वर्टेबल बोल देते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर द डिविडेंड पेबल ऑन द सेम एक्युमुलेट्स इफ नॉट पेड। वही बात हो गई कि ये उस तरीके में हमारा कुमुलेटिव वाला है, तो इसका मतलब इसमें डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है अगर पे नहीं किया गया है। और आफ्टर अ स्पेसिफाइड डेट दीज शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। 3 साल, 2 साल, 5 साल बाद ये जो हमारा कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी तब ये कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं रह जाता है, नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसे कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। फिर आ जाता है सर हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है? दिस रेफर्स टू द राइट ऑफ सर्टेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट आफ्टर द स्पेसिफाइड फिक्स्ड डिविडेंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज पेड। मतलब क्या है? सिंपल सा है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है, देखो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो मान लो डिविडेंड 10 रुपए का मिलना था, मिल गया, लेकिन कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ,
तो आपको प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, यानी 5 रुपए आपको और मिलेंगे 15 रुपए में। बस ये हो जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगर पार्टिसिपेटिंग ना होता तो ये 5 रुपए आपको ना मिलते। भाई 10 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करना था तो उसने कर दिया, चाहे 100 करोड़ का प्रॉफिट हो, चाहे 500 करोड़ का प्रॉफिट हो, चाहे 2000 करोड़ का प्रॉफिट हो, हर एक केस में आपको 10 रुपए का डिविडेंड उसने दिया जो वादा हुआ था आपसे। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो आपको एक्स्ट्रा नहीं देगा, लेकिन अगर 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसने आपको 5 रुपए और दिए, बोला कि चलो 15 रुपए ले लो, और पता चला 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का डिविडेंड तो देना ही था, प्लस उसने 12 रुपए और आपको दिया और बोला कि 22 रुपए का डिविडेंड हम आपको पे करें। तो ये जो 12 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, यही पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। आप प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन राइट्स इज लिंक्ड विद द क्वांटम ऑफ डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर ओवर एंड अबव द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लेवल। वही भाई 10 रुपए से हमने आपको कभी 5 रुपए ज्यादा क्यों दिया, 12 रुपए क्यों ज्यादा दिया, वो वही बोल रहा है कि क्वांटम कितना है, इस क्वांटम में है, उसी हिसाब से डिसाइड किया था। फिर अदर इंस्ट्रूमेंट की हमें बात करनी, लेकिन उसके पहले ये हमने आपको पूरा समझा दिया। भाई देखो फाइनेंशियल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आपका इक्विटी आती है, इक्विटी शेयर हो गए, राइट्स इशू हो गए, और उसके बाद में बोनस शेयर हो गए, पूरा एग्जांपल के साथ समझा। फिर प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात की। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं यहाँ पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, वोट करने का अधिकार नहीं होता है। जो ओनर होता है शेयर का, उसे फिक्स डिविडेंड मिलता है या फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, जितना भी उसने अपना पैसा लगाया उसके हिसाब से, और ये पैसा, ये डिविडेंड उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड बंटने के पहले मिल जाता है, ठीक है। इनको प्रायोरिटी मिलती है, इन शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है इसके ऊपर, नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी दिवालिया होगी तो पहले पेमेंट जो है किसकी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट होती है। कंपनी के लिक्विडेशन के केस में सबसे पहले पेमेंट लोन देने वालों क्रेडिटर की जाती है, फिर बॉन्ड शेयर होल्डर्स की जाती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जाती है, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स की करी जाती है। तो एक अधिकार छीना जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, वोट करने का अधिकार छीना जाता है, तो बदले में उनको 2 अधिकार दिए जाते हैं। एक तो भाई डिविडेंड फिक्स मिलेगा, दूसरा इनको जो है अगर लिक्विडेशन होता है, कंपनी दिवालिया होती है, तो बेचने के बाद पैसा भी पहले रिकवर करके दिया जाता है, ठीक है। अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी चाहे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन अधिकतम 20 वर्षों के लिए इशू किया सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो अलग बात है, ठीक है। फिर आया कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जिसमें आपका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है, एक्युमुलेट होता रहता है। अगर अनपेड है तो, पेड है तो बात खत्म हो गई, अगर अनपेड है तो इकट्ठा होता रहेगा, और ये पूरा हिसाब किताब, यानी कि सारा पैसा देना पड़ेगा, इकट्ठा हुआ जो डिविडेंड है, तभी जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर आता है कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाली खासियत है, यानी कि डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा और इकट्ठा मिलेगा अगर अनपेड है तो। साथ ही साथ में एक और खासियत आती है कि कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्ट किस में होता है, तो आपके प्रेफरेंस शेयर से ये नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में आपको नॉर्मल फिक्स डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका, दैट्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर आ जाता है कि भाई अदर इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो एक आ जाता है सिक्योरिटीज रिसिट। सिक्योरिटीज रिसिट सरफेसी एक्ट कहता है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो सिक्योरिटी रिसिट इशू करती हैं। सिक्योरिटी रिसिट मीन्स रिसिट आर अदर सिक्योरिटीज इशूड बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी आर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू एनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर pursuant to the scheme evidencing the purchase or acquisition by holder thereof an undivided rights, title or interest in the financial asset involved in the securitization। तो भाई वही है कि क्या होता है इसमें सिक्योरिटी रिसिट का थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ, समय लगेगा लेकिन देख। मान लीजिए सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैंक ने एक घर को लोन दिया, ये 60 लाख रुपए का लोन दिया, कस्टमर ने घर बनवा लिया। अब 60 लाख रुपए अगले 25 वर्षों में लौटने वाले हैं, तो यहीं पर ही एसेट रिकंस्ट्रक्ट सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई ये 60 लाख रुपए का लोन बैंक को मिलना है, तो बैंक क्या करता है, इस 60 लाख रुपए के बदले में, क्योंकि घर तो है ही
मान लो कस्टमर पैसा नहीं लौटाएगा तो हम घर बेच के पैसा वापस ले लेंगे। तो इस घर के बेसिस पर बहुत सारे कागज के टुकड़े इशू कर दिए जाते हैं। कागज के टुकड़े, इन्हीं को सिक्योरिटी रिसिट कहा जाता है। ये सिक्योरिटी रिसिट, मान लीजिए हजार रुपए की हमने सिक्योरिटी रिसिट इशू कर दी। अब क्या होता है, ये सिक्योरिटी रिसिट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ले लेती हैं, एआरसी वगैरह ले लेती हैं, खरीदने बेचने लगती हैं। फिर ये खरीदने बेचने लगते हैं, जैसे शेयर खरीदा बेचा जाता है उस तरीके से खरीदना बेचना जाता है। तो यही सिक्योरिटी रिसिट होती है, ठीक है। अब उसी के तहत इन्होंने बोला कि भाई देखो क्या होता है कि सिक्योरिटी रिसिट का मतलब होता है रिसिट या अदर सिक्योरिटी जो कि इशू की गई है किसके द्वारा, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इशू की गई हैं किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को स्कीम के तहत। और इसमें इस बात का सबूत है कि या तो परचेज किया गया है या एक्वायर किया गया है किसी न किसी प्रॉपर्टी को जिसमें अनडिवाइडेड अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट है उस फाइनेंशियल एसेट यानी उस घर वगैरह में। सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया में जो भी फाइनेंशियल एसेट इन्वॉल्व है उस पर पूरा का पूरा अधिकार है उस घर के ऊपर, इसका सबूत देते हुए तो यही सिक्योरिटी रिसिट होती है। अब आगे बढ़ते हैं सर, और आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जी सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दीज आर सोवरजीन क्रेडिट रिस्क फ्री कूपन बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स which are issued by Reserve Bank of India on behalf of Government of India in lieu of Central Government's Market Borrowing Program। तो भाई ये क्या होता है, सोवरजीन क्रेडिट रिस्क फ्री कूपन बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी आपका सोवरजीन मतलब होता है संप्रभु, है ना। दीज आर सोवरजीन कूपन बेयरिंग, कूपन बेयरिंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं। किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। किस उद्देश्य से, ताकि गवर्नमेंट मार्केट से बारो कर सके, उधारी ले सके, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क फ्री होते हैं, क्यों, क्रेडिट रिस्क होगा ही नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकार का वादा है, तो क्रेडिट रिस्क होगा ही नहीं, इसलिए क्रेडिट रिस्क भाई सरकार का है तो उसमें क्रेडिट रिस्क होने का सवाल ही नहीं होता है। अब आता है कूपन बेयरिंग, मतलब कूपन मतलब इंटरेस्ट मिलता है, कूपन का मतलब इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए का एक जो है 100 रुपए का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर इशू हुई और इस पर मान लीजिए 6% का कूपन डिसाइड किया गया, तो हर साल या हाफ ईयरली बेसिस पर होता है जनरली, हर 6 महीने पर 3 रुपए, हर 6 महीने पर 3 रुपए जो है व्यक्ति को मिलता रहेगा, हर 6 महीने तरीके से साल भर में 6 रुपए, साल भर में 6 रुपए मिलते रहते हैं, उनका मतलब होता है। These securities have a fixed coupon that is paid on a specific date or on half yearly basis। तो ये जो है, ये सिक्योरिटी जो है फिक्स्ड कूपन होता है इसमें, वही 6% वाला, और इसे स्पेसिफिक डेट पर हाफ ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है। These securities are available in wide range of maturity dates from short dated less than 1 year to long dated up to 40 year। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं फ्रेंड, इनकी मेच्योरिटी का रेंज बहुत बड़ा है, 1 साल से कम से लेकर 40 साल तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है सरकार द्वारा। द गवर्नमेंट इशू जीरो कूपन बॉन्ड सिक्योरिटीज टू, गवर्नमेंट जो है जीरो कूपन बॉन्ड भी इशू करती है। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। जीरो कूपन मतलब हमें कूपन नहीं मिलेगा। देखो थोड़ा सा वो ऊपर वाला समझाता हूं मैं। मान लीजिए 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार ने इशू करी और उसमें कूपन रखा 6% का, तो इसका मतलब हर साल आपको 6 रुपए मिलेंगे। ईच ईयर यू विल गेट 6 रुपए। मान लीजिए 3 साल के लिए आपने खरीदा तो 18 रुपए सर आपको ये मिल गए, और 100 रुपए पहले से आपने इन्वेस्ट कर रखा तो वो भी लौट आता है, तो आपको 118 रुपए रिटर्न मिलता है, ठीक है। यानी आपने 100 रुपए की सिक्योरिटी खरीदी, 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, बदले में आपको 118 रुपए मिल गए। हर साल आपको 6 रुपए कूपन के तौर पर मिलते रहे, 118। लेकिन अब बोलते हैं कि नहीं, जीरो कूपन हम इश्यू करेंगे। जीरो कूपन का मतलब क्या हुआ सर, 100 रुपए का ये अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस पर हम कुछ देंगे ही नहीं आपको एक हर साल। तो अगर कुछ दोगे ही नहीं तो हमें फ़ायदा कैसे होगा भाई? बंदे को फ़ायदा कैसे होगा? हम तो चलो यहाँ 100 रुपए लगाए थे, 118 पाए तो 18 रुपए हमको रिटर्न मिल गया तो फ़ायदा हुआ। अगर हमको कुछ दोगे ही नहीं रिटर्न, जीरो कूपन दे रहे हो तो हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो उसका तरीका ये होता है सर, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है सर ना, ये आपको 90 रुपए में बेच देते हैं। बोलते हैं कि तुम 90 रुपए में ले जाओ, और जब हम वापस खरीदेंगे तो 100 रुपए में। तो भाई 90 रुपए में तुमने खरीदा, भले कुछ नहीं मिला तुमको, लेकिन खरीदा तुमने इसे 90 रुपए में, और जब वापस पैसा मिला तो 100 रुपए मिले, क्योंकि ये 100 रुपए का है, वैल्यू इसकी 100 की है, लेकिन मिला आपको डिस्काउंट पर 90 रुपए का। तो 10 रुपए का जो डिस्काउंट मिला वही डिस्काउंट आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड में इस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है। ये कूपन वाले में प्रॉफिट कमाया, जीरो कूपन में डिस्काउंट के आधार पर हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। वही बोला इन्होंने कि गवर्नमेंट इशू करती है जीरो कूपन बॉन्ड, और सिक्योरिटी भी इशू करती है। डिवेंचर की बात, डिवेंचर्स
डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स issued by company bearing a fixed rate of interest usually payable half yearly on a specific date and the principal amount repayable on particular date on the redemption of the debenture। वही जैसे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की, बिल्कुल उसी तरीके से डिवेंचर एक तरीके के बॉन्ड होते हैं जिसमें कंपनियां फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती हैं हाफ ईयरली बेसिस पर, और मूलधन भी आपको जब ये डिवेंचर रिडीम करते हैं तो मूलधन भी लौट आता है। डिवेंचर्स आर नॉर्मली सिक्योर्ड चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ डिवेंचर होल्डर। जो डिवेंचर होते हैं फ्रेंड्स ये सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, कंपनी का कोई ना कोई एसेट होगा जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही तो वो कुछ ना कुछ बंधक रख देगी, अपना ऑफिस, अपना फैक्ट्री, कुछ ना कुछ बंधक रखती है एसेट को, जिसके आधार पर ये डिवेंचर इशू किया जाता है। तो वही चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी, ताकि डिवेंचर होल्डर अगर मान लो कंपनी दिवालिया हो तो ये एसेट बेच करके डिवेंचर होल्डर्स के पैसे वापस कर दिए जाए, इसीलिए इसको सिक्योर कहा गया है। द चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द इश्योर कंपनी इज क्रिएटेड बाय द डिवेंचर ट्रस्टी। अब ये चार्ज कौन क्रिएट करता है? डिवेंचर एक ट्रस्ट के थ्रू ऑपरेट होता है, उसका डिवेंचर का जो ट्रस्टी होता है वही इस पर चार्ज क्रिएट करता है। चार्ज क्रिएट का मतलब समझते होंगे ना, जैसे हाउसिंग लोन किसी ने लिया तो उसको जाकर के सरसई में रजिस्टर कराते हैं, वही चार्ज क्रिएट करना कहलाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी। भाई अब चार्ज क्रिएट हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। These instruments attract stamp duty in accordance with the state stamp act of respective state depending upon the location of the registered office of the issuer company। तो भाई इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, कितनी देनी है वो स्टेट का स्टैम्प एक्ट डिसाइड करेगा, और ये निर्भर करेगा भाई कि आपका ईश्वर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। जहां पर भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहीं पर ही स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। डिवेंचर्स आर ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। भाई डिवेंचर्स ट्रेडेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब हमने खरीदा तो हम दूसरे को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बॉन्ड में। तो डिवेंचर ध्यान दिया होगा, डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स। डिवेंचर बॉन्ड होते हैं जो कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली बेसिस पर, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिडीम्शन पर मिल जाती है। यहाँ आगे बढ़ते हैं और बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इंडेप्टनेस। मतलब बॉन्ड निगोशिएबल सर्टिफिकेट होते हैं। निगोशिएबल का मतलब समझाया था, जिसे खरीदा बेचा जा सके, तो ये निगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है, और ये इस बात का सबूत होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, इंडेप्टनेस है। ओके, इट इज नॉर्मली अनसिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड होता है, यहाँ पर कोई भी चीज बंधक वगैरह नहीं रखी जाती है। अब बॉन्ड यानी डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड सिक्योरिटी इज जनरली इशूड बाई अ कंपनी, म्यूनिसिपालिटी और गवर्नमेंट एजेंसी। अब बॉन्ड कौन इशू करता है? तो कंपनियां, म्यूनिसिपालिटी, गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह करती हैं। अ बॉन्ड इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू द इशूअर एंड इन एक्सचेंज द इशूअर प्रॉमिसेस टू रीपे द लोन अमाउंट ऑन ए स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। बॉन्ड होल्डर क्या करता है? इन्वेस्टर को पैसे देता है, उधार देता है, और बदले में जो इशूअर है जिसने बॉन्ड इशू किया है वो प्रॉमिस करता है कि हम लोन का पैसा मैच्योरिटी डेट पर चुका देंगे। द इशूअर यूजुअली पेज द बॉन्ड होल्डर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ लोन। साथ ही साथ में बॉन्ड होल्डर है ना क्या करता है? पीरियोडिक इंटरेस्ट देता है, जिसे कूपन कहते हैं। पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करता है ओवर द लाइफ ऑफ लोन, तो इसे ही हम कूपन कह देते हैं, ठीक है। बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज डू नॉट अट्रैक्ट एनी स्टैम्प ड्यूटी। जो गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं फ्रेंड, उस पर किसी भी तरीके की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। अगेन देयर आर ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल, मतलब बॉन्ड जो है ट्रेडेबल और ट्रांसफरेबल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर आते हैं बहुत तरीके के बॉन्ड होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें। देखो ये हमने कन्वर्टेबल प्रॉफिट वाला ये सारी बातें कर ली थी, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर डिस्कस कर, हमने सिक्योरिटी रिसीट की बात की, तो मैंने आपको बताया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती हैं, ये रिसीट इशू करती हैं जिन्हें हम सिक्योरिटी रिसीट कहते हैं, और बदले में कोई ना कोई चीज, कोई फाइनेंशियल एसेट होता है जिस पर अनडिवाइडेड राइट्स, टाइटल वगैरह रहता है, उसको एक्वायर या परचेज किया गया होता, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन इशू करता है? आरबीआई किसके बिहाफ पर करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये क्या बताता है कि भारत सरकार जो है बारोइंग कर रही है मार्केट से, ठीक है। ये क्रेडिट रिस्क फ्री होता है, क्योंकि सरकार की भाई गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है रिस्क तो होगा ही नहीं। कूपन बेरिंग होते हैं, मैंने आपको समझाया कि हर साल कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलता है। कूपन बेरिंग की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जरा सा देखते हैं। देखो ऐसा था कि पहले जब बॉन्ड इशू किए जाते थे ना, जैसे मान लो 100 रुपए का बॉन्ड इशू कर, तो होता क्या था कि हर साल जो है आपको रिटर्न मिलना है। मान लीजिए हर साल आपको 6 रुपए मिलने हैं। तो कंपनियां क्या करती थी फ्रेंड्स, एक ऐसे ना कूपन जो
चूरन वगैरह आपने खरीदा होगा या लकी ड्रा के टिकट वगैरह खरीदे होंगे, तो वहाँ पर होता नहीं वो कूपन देते हैं आपको, सर स्क्रैच करिए और इनाम जीतिए, ये कूपन होते हैं। आज आपको कूपन समझ में आएगा कि अच्छा ये कूपन बेरिंग का क्या मतलब होता है, क्यों ये शब्द यूज़। तो कूपन ऐसे बना होता था, तो कस्टमर को क्या करना होता था, इसमें से एक कूपन वो फाड़ लेता था, ऐसे नोच लेता था और ले जा करके कंपनी को दे देता था अपना कूपन, बदले में ₹6 लेकर। फिर अगली बार दूसरा कूपन फाड़ता था, फिर ₹6 लेकर चला आता था, तीसरा कूपन फाड़ कर ले जाता था, फिर लेकर चला आता था। बस में जो टिकट आप कटवाते हैं, अभी तो डिजिटल ना हो, तो जो ऐसे टिकट काट के देते हैं, दैट्स द कूपन थिंग, वही कूपन, ठीक है? तो उसी तरीके से अब मान लो इसी तरीके से 9 बार वो ले जा करके 9 बार कूपन ले गया और 9 छींग ₹54 यानी 9 साल तक उसको ₹6-6 मिलते रहे, 54 रुपीज़ वो लेकर के चला आता है, ठीक है? यही है कॉन्सेप्ट कूपन का, इसीलिए इसको कूपन कहा जाता है, कूपन रेट, इसीलिए इसे कूपन रेट कहा जाता है। अब जब इसके ये खत्म हो गए कूपन, तो इसका मतलब हुआ कि अब आगे पैसे उसको, ठीक है? तो इसीलिए इसे बोला जाता है कूपन बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब समझ में आया कि कूपन बेयरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि कूपन ले जा कर के पैसे रिटर्न होते थे। ये ₹6-6 आपको मिलेंगे 9 साल तक, लेकिन आपको एक कूपन लेकर आना होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कूपन बेयरिंग, ठीक है? तो ये बात हो गई अपनी। तो यहाँ पर बोला कि कूपन बेयरिंग होते हैं यानी कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सिक्योरिटीज़ है फिक्स कूपन यानी कि 6% जैसे फिक्स हो गया और ये हाफ ईयरली बेसिस पर दिए जाते हैं। तो 6% अगर है हाफ ईयरली बेसिस पर तो पूरे साल में ₹6 मिलने हैं, तो हाफ ईयरली में ₹3-3 मिलते हैं। ओके? दीज़ सिक्योरिटीज़ आर अवेलेबल वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटी, शॉर्ट डेटेड भी होते हैं, लॉन्ग डेटेड भी होते हैं। शॉर्ट डेटेड में अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी वाले होते हैं और लॉन्ग डेटेड में अप टू 40 ईयर मैच्योरिटी। गवर्नमेंट ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी इश्यू करती है। यहाँ पर कूपन ही नहीं देती वो आपको, तो कुछ देगी नहीं, तो बदले में क्या करती है डिस्काउंट देती है कि ₹100 का बॉन्ड है, ₹100 का सिक्योरिटी है, आप उसको ₹80 में खरीद लो। ₹80 का ले गए और ₹100 में हम वापस लेंगे, तो आपको ₹20 मिल जाए, ठीक है? तो वही होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड में प्रॉफिट। फिर आता है डिवेंचर, डिवेंचर एक तरीके के बॉन्ड होते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ है, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, हाफ ईयरली बेसिस पर यानी वही कूपन दिया जाता है। मूलधन जब आप रिडीम करते हैं तो वापस कर दिया जाता है। डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि इसके कंपनी के किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर के फेवर में और ये चार्ज क्रिएट कौन करता है? डिवेंचर ट्रस्टी करता है। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी आपको हर एक राज्य के हिसाब से आपको देनी पड़ती है स्टैम्प ड्यूटी क्योंकि भाई चार्ज क्रिएट हो रहा है। फिर आगे डिवेंचर ट्रेडेबल या ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाँ, बॉन्ड अनसिक्योर्ड होते हैं। ये एक निगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो कि सबूत है इस बात का कि आपके ऊपर कर्जा है। बॉन्ड बॉन्ड जो डेट सिक्योरिटी होती है जनरली कंपनी द्वारा इश्यू करी जाती है, म्युनिसिपैलिटी द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा बॉन्ड इश्यू किया। बॉन्ड इन्वेस्टर अपनी मनी उधार के तौर पर देता है और बदले में उसको ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम भई जैसे मान लो बॉन्ड है ₹100 का, तो ₹100 हमने दे दिए और एक बॉन्ड का टुकड़ा हमने अपने पास रख लिया, ठीक है? बाद में ये ₹100 हमें वापस मिल जाते हैं, मान लीजिए 5 साल बाद, तो 5 साल बाद हमें ₹100 ये वापस मिलते हैं और प्लस जो है हर साल हमें कूपन भी मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता भी रहता है, ओके? बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी डू नॉट अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी। अगर गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा बॉन्ड इशू किया गया है तो उस पर किसी भी तरीके की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है? उसके बाद में ये भी ट्रेडेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, यानी खरीदा बेचा जा सकता है। अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास पूरा करता हूँ लेकिन चीज़ें आपको समझाने में समय लगता है। कूपन बॉन्ड्स, these are normal bonds on which the issuer pays the investor holder interest as predetermined rate known as coupon at agreed interval normally twice a year। देखो अब समझ में आ रही है, मैंने कूपन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। देखिए ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल बॉन्ड होते हैं जिसमें इश्यूअर जो होल्डर है इन्वेस्टर है उसको पे करता है इंटरेस्ट, जिसे कूपन कहा जाता है। अब समझ में आया, कूपन फाड़ करके ले गए, ₹6 लेकर चले आए। एग्रीड इंटरवल नॉर्मली हाफ ईयरली या ट्वाइस अ ईयर कह सकते हैं। द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज नोन बाय द पीरियड बाय व्हिच इट इज इशूड। मतलब मैच्योरिटी कितनी होगी, 10 साल के लिए इशू है तो 10 साल मैच्योरिटी होगी, 3 साल के लिए इशू है तो 3 साल मैच्योरिटी होती है। कूपन बॉन्ड हो गए, ठीक है? इन द सेकेंडरी मार्केट सिंस द इंटरेस्ट इनकम इज फिक्स्ड टू द फेस वैल्यू दीज बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट YTM यील्ड टू मैच्योरिटी बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये बोलते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो फेस वैल्यू को फिक्स रहती है। मतलब कहने का क्या हुआ, फेस वैल्यू अगर ₹100 है और हमने इंटरेस्ट इनकम मान लीजिए वही कूपन 6% का सेट कर रखा है,
तो आपकी जो इनकम होगी 100 रुपए पर 6 रुपए की होगी, ये फिक्स रहती है। तो ऐसे में ये जो बॉन्ड होते हैं फ्रेंड्स, ये ट्रेड होते हैं किस पर? यील्ड टू मैच्योरिटी पर, वाईटीएम पर, बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस आधार पर कि मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो 3 रेट होते हैं बॉन्ड में, 3 रेट। एक तो फिक्स रेट जो आपका कूपन हो गया, दूसरा वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया, और तीसरा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 3 तरीके के रेट होते हैं मार्केट में। जैसे भाई अभी एफडी का क्या रेट चल रहा है? 7%, तो ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हमारा जो बॉन्ड है इसमें कूपन कितना सेट है? तो सर मान लीजिए 6% का सेट है, या हमने 12% का सेट कर रखा है अपनी तरफ से, वो कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी ने बोला 12% का कूपन देंगे तो 12% होगा। मार्केट में क्या चल रहा है वो मार्केट डिसाइड करेगी, कंपनी नहीं डिसाइड करती है। और एक यील्ड टू मैच्योरिटी होता है, वाईटीएम होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है सर कि जब तक मैच्योरिटी नहीं है तब तक बॉन्ड ने कितना कमा करके हमको दिया, कितना हमें कमा करके दिया, वो यील्ड टू मैच्योरिटी है। बॉन्ड वाले चैप्टर में डिटेल में चर्चा करी जाएगी। फिर आता है सर जीरो कूपन बॉन्ड। अब आपको ये समझ में ही आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। अ बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट फेस वैल्यू इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। एक बॉन्ड जो मान लीजिए 100 रुपए की फेस वैल्यू रखता है, इसको हमने 80 रुपए पर डिस्काउंट पर इशू किया, और जब रिडीम करने की बारी आई तो 100 रुपए आपको दे दिए, फेस वैल्यू दे दिया, तो ये 20 रुपए का फायदा हो गया आपको। यही तो है जीरो कूपन बॉन्ड की कहानी, है ना। नो पीरियोडिक इंटरेस्ट रीपे इस केस। भाई जीरो कूपन है ही नहीं, कोई कूपन ही नहीं दिया आपको, फाड़ कर क्या ले जाओगे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस, यानी कि जितने प्राइस पर इशू हुआ था, और जो रिडीम्शन प्राइस है यानी फेस वैल्यू, उसी का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड, वही जो है होल्डर के लिए रिटर्न का काम करता है। द बायर ऑफ दीज बॉन्ड्स रिसीव ओनली वन पेमेंट एट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, इसे बुलेट पेमेंट कहते हैं। जो बॉन्ड का बायर है भाई 80 रुपए में खरीदा, उसको जब मैच्योरिटी आती है तो उसे 100 रुपए मिल जाते हैं। यही जो है बुलेट पेमेंट के तौर पर उसको पेमेंट मिलती है। बुलेट पेमेंट मतलब एक ही गोली में काम खत्म, यानी एक ही बार में पेमेंट होगी, आपको बीच में कोई पेमेंट नहीं होगी। ठीक, जो जैसे लोन भी होते हैं ऐसे ही। मान लीजिए आपने 6 लाख का लोन लिया और आपने बोला मैं 5 साल बाद आपको सीधे सीधे जो है 8 लाख रुपए वापस कर दूंगा एक ही बार में। तो ये बुलेट पेमेंट आपने करी। ईएमआई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, 6 लाख का लोन लिया, 5 साल बाद इकट्ठे आए और 8 लाख पे कर दिया, तो दैट्स बुलेट पेमेंट। ओके, फिर आ जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है भाई? अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी, यानी बॉन्ड को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकें, शेयर में कन्वर्ट कर सकें, अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाता है तो उसे कन्वर्टेबल बॉन्ड किया जाता है एट ए फिक्स कन्वर्जन प्राइस। अब किस रेट पर कन्वर्ट किया जाएगा, उसका कन्वर्जन प्राइस फिक्स रहता है, तो उसे कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड। कमर्शियल पेपर हमने डिस्कस किया ही हुआ है। सीपी कमर्शियल पेपर मिनिमम जो है 7 डेज के लिए इशू होता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है। करेक्ट, ये सारी बातें हमने करी हुई हैं। तो कमर्शियल पेपर आर बारोइंग्स ऑफ कंपनी फ्रॉम मार्केट। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कंपनियों की खरीदारी होती है जो उसने मार्केट से बारोइंग यानी उधारी ले रखी है, कंपनियों की उधारी होती है। दे टेक शेप ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस टू रीपे फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कमर्शियल पेपर हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दे आर प्लेस्ड ऑन द मार्केट आइदर डायरेक्टली और थ्रू स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएटरी। कमर्शियल पेपर या तो खुद कंपनी मार्केट में प्लेस करती है या इंटरमीडिएटरीज का यूज करके। कमर्शियल पेपर आर यूजुअली इशूड बाय कंपनीज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनकी हाई क्रेडिट रेटिंग होती है, कम से कम A3 होनी चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट रिडीमेबल एट पार टू द होल्डर ऑन मैच्योरिटी एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी गारंटी। तो भाई कमर्शियल पेपर जो है क्या होता है? कंपनियों द्वारा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, जिनकी हाई क्रेडिट रेटिंग होती है, मिनिमम A3 रेटिंग होती है, वो प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। रिडीमेबल एट पार होता है, यानी कि उस रेट पर रिडीम होगा जो उसका रेट लिखा हुआ है। अगर 5 लाख रेट लिखा है तो 5 लाख पर रिडीम होता है, मैच्योरिटी पर ये मिल जाता है, और इसके लिए किसी तरीके की गारंटी की जरूरत नहीं होती। कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू किए जाते हैं। 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मनी मार्केट में हमने डिस्कस किया है। ट्रेजरी बिल आ जाता है लास्ट, यानी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की सेकेंडरी मार्केट में। दीज आर शॉर्ट टर्म बियरर डिस्काउंट सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए मीन्स फॉर मीटिंग द कैश रिक्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट को जब कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रेजरी बिल बेचते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्काउंट सिक्योरिटीज होती हैं,
जो गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो बस यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, हमारा ये लेक्चर पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखो वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करनी है। कूपन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें हमको हर साल या हर 6 महीने पर कूपन मिलता है, कुछ ना कुछ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। मैच्योरिटी मैच्योरिटी डिसाइड होती है कैसे? जितने समय के लिए आपने खरीदा है उतनी मैच्योरिटी होती है। सेकेंडरी मार्केट में जो कूपन होता है फिक्स रहता है, तो बॉन्ड ट्रेड किए जाते हैं वाईटी यील्ड टू मैच्योरिटी रेट पर। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो जिसमें कोई कूपन नहीं मिलता, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन डिस्काउंट पर इशू होता है और फेस वैल्यू पर रिडीम होता है। और यहाँ पर पेमेंट लास्ट में एक बार में मिलती है, तो बुलेट पेमेंट कहा जाता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो मैच्योरिटी आने पर, विशेष डेट आने पर बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। कमर्शियल पेपर कंपनी की बारोइंग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसे डायरेक्टली या इंटरमीडिएट के द्वारा मार्केट में लाया जा सकता है। कमर्शियल पेपर जो है कंपनियां इशू करती हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी क्रेडिट रेटिंग कम से कम A3 हो, उनके द्वारा इशू किया जाता है प्रोमिजनरी नोट के रूप में, और ये रिडीमेबल एट पार होता है। इसमें किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हाई रेटेड इंस्टीट्यूट द्वारा ही इशू किया जा सकता है। कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मिनिमम 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए, और मिनिमम 5 लाख और उसके मल्टीपल में इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से, ताकि उनकी जो गवर्नमेंट की कैश रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने अपना बहुत अ, मन लगाया हुआ है आपको पढ़ाने में। उम्मीद है कि आप भी उतना ही मन लगा करके चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।